अध्याय 23। भाई पुरुष। जब डी अर्नोट को होश आया तो उसने स्वयं को नर्म फन और घास के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, जिसके नीचे ए आकार की टहनियों का एक छोटा सा आश्रय था। उसके पैरों के पास एक खुला रास्ता था, जहां से हरी घास दिखाई देती थी और थोड़ी दूर पर जंगल और वन की घनी दीवार थी। वह बहुत लंगड़ा, पीड़ाग्रस्त और कमजोर हो गया था, और जब पूरी चेतना वापस आई तो उसने कई क्रूर घावों की तीव्र यातना और अपने शरीर की हर हड्डी और मांसपेशी में दर्द महसूस किया, जो उसे दी गई भयानक पिटाई के परिणामस्वरूप हुआ था। यहाँ तक कि सिर घुमाने से भी उसे इतनी पीड़ा होती थी कि वो काफी देर तक आंखें बंद करके पड़ा रहा। उसने बेहोश होने से पहले की अपनी यात्रा के विवरण को जानने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि क्या इससे उसकी वर्तमान स्थिति का पता चल सकेगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह दोस्तों के बीच है या दुश्मनों के बीच। अंततः उसे सूली पर लटकाए गए पूरे विभत्स दृश्य की याद आ गई, और अंत में उसे वह अजीब सफेद आकृति याद आई जिसकी बाहों में वह गुमनामी में डूब गया था। डी अर्नोट को आश्चर्य हो रहा था कि अब उसके लिए क्या किस्मत तैयार है। वह अपने आसपास जीवन के कोई संकेत न तो देख सकता था और न ही सुन सकता था। जंगल की अनवरत गूंज, लाखों पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भिनभिनाहट, पक्षियों और बंदरों की आवाजें एक अजीब तरह की सुखदायक घुरघुराहट में मिल गई थी, मानो वह अलग लेटा हो, असंख्य जीवन से बहुत दूर, जिनकी आवाजें उसे केवल धुंधली प्रतिध्वनि के रूप में ही सुनाई देती थीं। अंततः वह गहरी नींद में सो गया और दोपहर तक फिर नहीं उठा। एक बार फिर उसे अजीब सी घबराहट का अनुभव हुआ, जो पिछली बार उसकी जागृति के समय हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे हाल ही का अतीत याद आ गया, और अपने पैरों के पास के खुले स्थान से झांककर उसने एक आदमी को अपने घुटनों के बल बैठे हुए देखा। चौड़ी, मांसल पीठ उसकी ओर मुड़ी हुई थी, लेकिन हालांकि वह काली थी, डी अर्नोट ने देखा कि यह एक श्वेत व्यक्ति की पीठ थी, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। फ्रांसीसी ने धीमे स्वर में पुकारा। वह आदमी मुड़ा और उठकर शरणस्थल की ओर आया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, सबसे सुंदर, डी अर्नोट ने सोचा, जो उसने कभी देखा था। झुककर वह घायल अधिकारी के पास शरण में गया और उसके माथे पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। डी अर्नोट ने उससे फ्रेंच भाषा में बात की, लेकिन उस आदमी ने केवल अपना सिर हिलाया। फ्रांसीसी को ये बात दुखद लगी। फिर डी अर्नोट ने अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया। इतालवी, स्पेनिश और जर्मन में भी इसी तरह की निराशा हुई। डी अर्नोट को नॉर्वेजियन, रूसी, ग्रीक के कुछ शब्द पता थे, तथा पश्चिमी तट के एक नीग्रो जनजाति की भाषा का भी उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन उस व्यक्ति ने इन सब बातों से इनकार कर दिया। डी अर्नोट के घावों की जांच करने के बाद वह आदमी आश्रय स्थल से चला गया और गायब हो गया। आधे घंटे में वह फल और पानी से भरी खोखली लौकी जैसी सब्जी लेकर वापस आ गया। डी अर्नोट ने थोड़ा सा खाया पिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे बुखार नहीं था। उसने फिर से अपनी अजीब नस से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार रही। अचानक वह आदमी आश्रय स्थल से तेजी से चला गया और कुछ ही मिनटों बाद छाल के कई टुकड़ों और आश्चर्य की बात एक शीशे की पेंसिल लेकर वापस लौटा। डी अर्नोट के पास बैठकर उसने छाल की चिकनी भीतरी सतह पर 1 मिनट तक कुछ लिखा, फिर उसने उसे फ्रांसीसी को सौंप दिया। डी अर्नोट को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां अंग्रेजी में स्पष्ट अक्षरों में एक संदेश लिखा था। मैं वानरों का टार्जन हूँ। आप कौन हैं? क्या आप ये भाषा पढ़ सकते हैं? डी अर्नोट ने पेंसिल पकड़ ली, फिर वह रुक गया। यह अजीब आदमी अंग्रेजी में लिखता था, जाहिर है वह अंग्रेज था। हाँ, डी अर्नोट ने कहा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता भी हूँ। अब हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए की हैं। आदमी ने केवल अपना सिर हिलाया और पेंसिल और छाल की ओर इशारा किया। मॉन डियू, डी अर्नोट चिल्लाया, अगर तुम अंग्रेज हो तो फिर तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? और फिर अचानक उसे याद आया कि वह आदमी गूंगा था, संभवतः बहरा गूंगा। इसलिए डी अर्नोट ने छाल पर अंग्रेजी में एक संदेश लिखा। मैं पॉल डी अर्नोट हूँ, फ्रांस की नौसेना में लेफ्टिनेंट हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है,
उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी जान बचाई है और मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कैसे है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी लिखता है वह इसे बोल नहीं पाता? टार्ज़न के उत्तर ने डी अर्नोट को और भी अधिक आश्चर्य से भर दिया। मैं सिर्फ अपनी जनजाति की भाषा बोलता हूँ, केरचाक के बड़े वानरों की भाषा, और थोड़ी बहुत तांतोर, हाथी, नुमा, शेर और जंगल के दूसरे लोगों की भाषाएं भी समझता हूँ। मैंने कभी किसी इंसान से बात नहीं की, सिवाय एक बार जेन पोर्टर से, संकेतों के जरिए। ये पहली बार है जब मैंने अपनी प्रजाति के किसी दूसरे व्यक्ति से लिखित शब्दों के जरिए बात की है। डी अर्नोट हैरान था। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि धरती पर एक पूर्ण विकसित आदमी रहता है जिसने कभी किसी साथी आदमी से बात नहीं की, और इससे भी अधिक हास्यास्पद ये कि ऐसा व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है। उसने टार्ज़न के संदेश पर फिर से नज़र डाली, सिवाय एक बार जेन पोर्टर के साथ। ये वही अमेरिकी लड़की थी जिसे एक गोरिल्ला जंगल में ले गया था। अचानक डी अर्नोट को समझ में आया, ये तो गोरिल्ला था। उसने पेंसिल पकड़ी और लिखा, जेन पोर्टर कहाँ है? और टार्ज़न ने उत्तर दिया, नीचे, अपने लोगों के साथ वानरों के टार्ज़न के केबिन में वापस। तो वह मरी नहीं है। वह कहाँ थी? उसके साथ क्या हुआ? वह मरी नहीं है। उसे टेरकोज़ ने अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया था, लेकिन वानरों के टार्ज़न ने उसे टेरकोज़ से दूर ले जाकर मार डाला, इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके। पूरे जंगल में कोई भी वानरों के टार्ज़न का सामना करके जीवित नहीं बच सकता। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, शक्तिशाली योद्धा। डी अर्नोट ने लिखा, मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित है। मुझे लिखते हुए दुख हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। और फिर टार्ज़न, हाँ, आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के पास वापस ले जाऊँगा। कई दिनों तक डी अर्नोट अपने मुलायम फन के बिस्तर पर लेटा रहा। दूसरे दिन उसे बुखार आ गया और डी अर्नोट ने सोचा कि इसका मतलब संक्रमण है और वह जानता था कि वह मर जाएगा। उसके मन में एक विचार आया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने यह विचार पहले क्यों नहीं सोचा। उन्होंने टार्ज़न को बुलाया और संकेतों से संकेत दिया कि वे लिखेंगे, और जब टार्ज़न छाल और पेंसिल लेकर आया तो डी अर्नोट ने लिखा, क्या तुम मेरे लोगों के पास जाकर उन्हें यहाँ ले आओगे? मैं एक संदेश लिखूंगा जिसे तुम उनके पास ले जाना और वे तुम्हारे पीछे चलेंगे। टार्ज़न ने अपना सिर हिलाया और छाल लेते हुए लिखा, मैंने पहले दिन ही इस बारे में सोचा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े वानर अक्सर इस जगह पर आते हैं, और अगर वे तुम्हें यहाँ घायल और अकेले पाएं तो वे तुम्हें मार डालेंगे। डी अर्नोट ने करवट बदली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह मर रहा है, क्योंकि बुखार बढ़ता ही जा रहा था। उस रात वह बेहोश हो गया। 3 दिन तक वह विक्षिप्त अवस्था में रहा और टार्ज़न उसके पास बैठा रहा तथा उसके सिर और हाथ धोता रहा तथा उसके घाव धोता रहा। चौथे दिन बुखार अचानक उतर गया, लेकिन इससे डी अर्नोट अपनी पुरानी अवस्था में सिमट गया और बहुत कमज़ोर हो गया। टार्ज़न को उसे उठाना पड़ा ताकि वह लौकी का रस पी सके। ये बुखार किसी संक्रमण का परिणाम नहीं था, जैसा कि डी अर्नोट ने सोचा था, बल्कि यह उन संक्रमणों में से एक था जो अफ्रीका के जंगलों में श्वेत लोगों पर आमतौर पर हमला करते हैं, और या तो उन्हें मार देते हैं या अचानक छोड़ देते हैं, जैसे कि डी अर्नोट का बुखार उन्हें छोड़ गया था। 2 दिन बाद डी अर्नोट एम्फीथिएटर में लड़खड़ा रहा था। उसे गिरने से बचाने के लिए टार्ज़न ने अपनी मजबूत भुजा उसे जकड़ रखी थी। वे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठे और टार्ज़न ने कुछ चिकनी छाल ढूंढी ताकि वे बातचीत कर सकें। डी अर्नोट ने पहला संदेश लिखा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? और टार्ज़न ने जवाब दिया, मुझे मनुष्यों की भाषा बोलना सिखाओ। और इसलिए डी अर्नोट ने तुरंत ही काम शुरू कर दिया, परिचित वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए तथा उनके नाम फ्रेंच में दोहराते हुए, क्योंकि उसने सोचा कि इस आदमी को उसकी अपनी भाषा सिखाना आसान होगा, क्योंकि वह स्वयं उसे सबसे अच्छी तरह समझता था। बेशक टार्ज़न के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग नहीं बता सकता था,
इसलिए जब उसने मैन शब्द की ओर इशारा किया, जिसे उसने छाल के एक टुकड़े पर छापा था, तो उसने डी अर्नोट से सीखा कि इसका उच्चारण होमे होता है, और उसी तरह उसे एप सिंग और ट्री आबा का उच्चारण करना सिखाया गया था। वह बहुत ही उत्सुक छात्र था और 2 दिन में उसने इतनी फ्रेंच भाषा में महारत हासिल कर ली थी कि वह छोटे छोटे वाक्य बोल सकता था, जैसे यह एक पेड़ है, ये घास है, मुझे भूख लगी है, और इसी तरह के अन्य वाक्य। लेकिन डी अर्नोट को लगा कि अंग्रेजी की नींव पर उसे फ्रेंच भाषा सिखाना मुश्किल था। फ्रांसीसी ने उसके लिए अंग्रेजी में छोटे छोटे पाठ लिखे और टार्जन से उन्हें फ्रेंच में दोहराने को कहा, लेकिन चूंकि शाब्दिक अनुवाद फ्रेंच में बहुत खराब था, इसलिए टार्जन अक्सर भ्रमित हो जाता था। डी अर्नोट को अब एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी कि वह वापस जाकर सब कुछ दोबारा दोहराए और टार्जन को वह सब भूलने के लिए मजबूर करे जो उसने सीखा था, खासकर तब जब वे तेजी से उस बिंदु के करीब पहुंच रहे थे जहां वे बातचीत करने में सक्षम होंगे। बुखार उतरने के तीसरे दिन टार्जन ने एक संदेश लिखकर डी अर्नोट से पूछा कि क्या वह इतना मजबूत महसूस कर रहा है कि उसे वापस केबिन में ले जाया जा सके। टार्जन भी डी अर्नोट की तरह ही जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि वह जेन को फिर से देखना चाहता था। इसी कारण से उसके लिए इतने दिनों तक उस फ्रांसीसी के साथ रहना कठिन हो गया था, और उसने निस्वार्थ भाव से ऐसा किया था जो उसके चरित्र की महानता को दर्शाता था, न कि फ्रांसीसी अधिकारी को मबोंगा के चंगुल से छुड़ाने के उसके प्रयास को। डी अर्नोट, जो इस यात्रा का प्रयास करने के लिए बहुत इच्छुक थे, ने लिखा, लेकिन आप मुझे इस जटिल जंगल में इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते। टार्जन हंसा। मैं सोई, उन्होंने कहा, और डानोट उस वाक्यांश को सुनकर जोर से हंसे जिसे वह अक्सर टार्जन की जुबान से बोलते थे। इसलिए वे चल पड़े। डी अर्नोट भी उसी प्रकार आश्चर्यचकित था जैसे क्लेटन और जेन उस वानर मानव की अद्भुत शक्ति और चपलता पर थे। दोपहर के मध्य में वे लोग खुले मैदान में पहुंचे, और जैसे ही टार्जन आखिरी पेड़ की शाखाओं से धरती पर गिरा, उसका दिल तेजी से उछल पड़ा और जेन को जल्द ही फिर से देखने की आशा में उसकी पसलियों से टकराने लगा। केबिन के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और डी अर्नोट ये देखकर हैरान रह गए कि न तो क्रूजर और न ही एरो खाड़ी में लंगर डाले हुए थे। उस स्थान पर अकेलेपन का माहौल व्याप्त था, जो दोनों व्यक्तियों को तब महसूस हुआ जब वे केबिन की ओर बढ़ रहे थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, फिर भी बंद दरवाजा खोलने से पहले दोनों को पता था कि इसके पीछे उन्हें क्या मिलेगा। टार्जन ने कुंडी खोली और बड़े दरवाजे को लकड़ी के कब्जों पर धकेल दिया। ये वैसा ही हुआ जैसा उन्हें डर था। केबिन सुनसान था। वे लोग मुड़े और एक दूसरे की ओर देखने लगे। डी अर्नोट जानता था कि उसके लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन टार्जन को सिर्फ उस औरत की याद आ रही थी जिसने उसे प्यार से चूमा था, और अब जब वो उसके लोगों में से एक की सेवा कर रहा था, तो वह उससे भाग गई थी। उसके दिल में बहुत कड़वाहट पैदा हो गई। वह दूर जंगल में चला जाएगा और अपने कबीले में शामिल हो जाएगा। वो फिर कभी अपने जैसे किसी को नहीं देख पाएगा, न ही वह उस झोपड़ी में वापस लौटने के बारे में सोच सकता था। वो उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा, अपनी खुद की जाति खोजने और इंसानों के बीच इंसान बनने की बड़ी उम्मीदों के साथ। और फ्रांसीसी डी अर्नोट, उसका क्या? वह टार्जन की तरह ही साथ निभा सकता था। टार्जन उसे और नहीं देखना चाहता था। वो हर उस चीज से दूर जाना चाहता था जो उसे जेन की याद दिलाती हो। जब टार्जन दहलीज पर खड़ा होकर सोच रहा था, तब डी अर्नोट केबिन में दाखिल हो चुका था। उसने बहुत सी सुख सुविधाएं देखी जो पीछे छूट गई थीं। उसने क्रूजर से कई सामान पहचाने, एक कैंप ओवन, कुछ रसोई के बर्तन, एक राइफल और कई राउंड गोला बारूद, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, कंबल, 2 कुर्सियां और एक खाट, और कई किताबें और पत्रिकाएं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिकी थीं। वे अवश्य ही वापस लौटने का इरादा रखते होंगे, डी अर्नोट ने सोचा। वो उस मेज के पास गया जिसे जॉन क्लेटन ने कई वर्ष पहले डेस्क के रूप में उपयोग करने के लिए बनाया था, और उस पर उसने वानरों के टार्जन को संबोधित 2 नोट देखे। एक मजबूत मर्दाना हाथ में था और खुला था। दूसरा एक महिला के हाथ में था और सीलबंद था। वानरों के टार्जन,
आपके लिए ये 2 संदेश हैं। डी, अर्नोट ने दरवाजे की ओर मुड़ते हुए कहा, लेकिन उसका साथी वहां नहीं था। डी, अर्नोट दरवाजे तक गया और बाहर देखा। टार्ज़न कहीं नजर नहीं आया। उसने जोर से पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मॉन डियू, डी, अर्नोट ने कहा, उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं यह महसूस कर रहा हूँ। वो अपने जंगल में वापस चला गया है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया है। और फिर उसे टार्ज़न के चेहरे पर वह भाव याद आया जब उन्होंने पाया था कि केबिन खाली है, ऐसा भाव जैसा शिकारी उस घायल हिरन की आंखों में देखता है जिसे उसने बेरहमी से नीचे गिराया है। उस आदमी को बहुत जोर से मारा गया था। डानोट को अब इसका एहसास हुआ, लेकिन क्यों? वो समझ नहीं पाया। फ्रांसीसी ने अपने चारों ओर देखा। उस जगह का अकेलापन और भयावहता उसे परेशान करने लगी। वह पहले से ही दुख और बीमारी के दौर से गुजरा हुआ था और कमजोर हो चुका था। इस भयानक जंगल के पास अकेले छोड़ दिया जाना, कभी किसी इंसान की आवाज़ न सुनना या किसी इंसान का चेहरा न देखना, उग्र जानवरों और उससे भी ज्यादा भयानक इंसानों के लगातार डर में रहना, अकेलेपन और निराशा का शिकार होना, ये भयानक था। और दूर पूर्व की ओर वानरों का टार्ज़न बीच की छत से तेजी से अपने कबीले की ओर वापस जा रहा था। उसने कभी इतनी बेतहाशा गति से यात्रा नहीं की थी। उसे लगा कि वह खुद से भाग रहा है, कि एक डरी हुई गिलहरी की तरह जंगल में तेजी से भागते हुए वह अपने विचारों से भाग रहा है। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से चले, उसने पाया कि वे हमेशा उसके साथ थे। वह शेरनी साबोर के घुमावदार शरीर के ऊपर से गुजरा और विपरीत दिशा में चला गया, केबिन की ओर। टार्ज़न ने सोचा, डी, अर्नोट साबोर के विरुद्ध क्या कर सकता था, या यदि गोरिल्ला बोल्गानी उस पर आक्रमण कर दे, या नुमा, शेर, या क्रूर चीता। टार्ज़न अपनी उड़ान में रुक गया। तुम क्या हो, टार्ज़न? उसने ऊंची आवाज में पूछा। बंदर या इंसान? यदि आप एक वानर हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा अन्य वानर करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि आप कहीं और चले जाएं तो अपने ही प्रजाति के किसी एक को जंगल में मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर तुम एक आदमी हो तो तुम अपने लोगों की रक्षा के लिए वापस आओगे। तुम अपने ही लोगों में से किसी से नहीं भागोगे, क्योंकि उनमें से एक तुमसे भाग गया है। डी, अर्नोट ने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत घबरा गया था। बहादुर आदमी भी, और डी, अर्नोट एक बहादुर आदमी था, कभी कभी अकेलेपन से डर जाता है। उसने एक राइफल लोड की और उसे आसानी से पहुंच में रख दिया। फिर वह डेस्क पर गया और टार्ज़न को संबोधित एक बिना सील वाला पत्र उठाया। संभवतः इसमें ये लिखा था कि उसके लोग अस्थायी रूप से समुद्र तट से चले गए हैं। उसे लगा कि इस पत्र को पढ़ना नैतिकता का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए उसने लिफाफे से संलग्नक निकाला और पढ़ा। वानरों के टार्ज़न को, हम आपको अपने केबिन के उपयोग के लिए धन्यवाद देते हैं तथा खेद व्यक्त करते हैं कि आपने हमें आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने तथा आपको धन्यवाद देने का अवसर नहीं दिया। हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि आपके लिए कई चीजें छोड़ी हैं जो आपके एकाकी घर में आपके आराम और सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं। यदि आप उस अजीब श्वेत व्यक्ति को जानते हैं जिसने कई बार हमारी जान बचाई है और हमारे लिए भोजन लाया है, और यदि आप उससे बातचीत कर सकते हैं, तो उसकी दयालुता के लिए उसे भी धन्यवाद दीजिए। हम 1 घंटे के भीतर ही समुद्र में चले जाएंगे और कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आपका वह दूसरा जंगल मित्र यह जान ले कि आपने अपने तट पर अजनबियों के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए हम सदैव आपको धन्यवाद देंगे, और यदि आपने हमें अवसर दिया होता तो हम आप दोनों के लिए इससे भी अधिक कुछ कर सकते थे। बहुत सम्मानपूर्वक, WM सेसिल क्लेटन। कभी वापस नहीं आऊंगा, डी, अर्नोट ने बड़बड़ाते हुए कहा और खुद को खाट पर मुंह के बल गिरा लिया। 1 घंटे बाद उसने सुनना शुरू किया। दरवाजे पर कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डी, अर्नोट ने भरी हुई राइफल को अपने कंधे पर रख लिया। शाम ढल रही थी और केबिन के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन आदमी कुंडी को अपनी जगह से हिलते हुए देख सकता था। उसने महसूस किया कि उसके सिर पर बाल उग आए हैं। धीरे से दरवाजा खुला, एक पतली सी दरार से कुछ दिखाई दिया जो उसके ठीक बाहर खड़ा था। डी, अर्नोट ने दरवाजे की दरार में नीली बैरल पर निशाना साधा और फिर उसने ट्रिगर खींच दिया।